हेलो, विज़न का जो हम टेस्ट लगा रहे थे, तो उसमें हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे 51 से 60 10 क्वेश्चंस आज देखेंगे। ये टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद हम थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि जल्दी हो जाए। तो देखते हैं क्वेश्चन 51। तो क्वेश्चन 51 में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संविधान में संशोधन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही आरंभ किया जा सकता है। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो हम संविधान में संशोधन जो चेंज करते हैं वो क्या है, मतलब उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए, मतलब पहले पूछना पड़ता है क्या सीधे। ठीक है। सेकंड, सभी संविधान संशोधन विधेयकों को प्रत्येक सदन में साधारण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। ठीक है। तो ये सेकंड कथन में कह रहे हैं कि जितने भी संविधान संशोधन विधेयक आते हैं, बिल्स आते हैं संविधान में संशोधन के, उसको क्या है प्रत्येक सदन में, मतलब दोनों राज्यसभा लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित किया जाना जरूरी है। तो कौन सा कथन दोनों में से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो देखिए क्वेश्चन 51 का जो हमारा आंसर है वो है डी, ना तो एक ना तो दो, दोनों ही कथन सही नहीं थे। क्यों? देखिए संविधान के आर्टिकल 368 है, उसके अनुसार संविधान संशोधन की प्रक्रिया निम्नलिखित है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमें आर्टिकल 368 में दिया है, रट लीजिए ये आर्टिकल। ठीक है। संविधान संशोधन का आरंभ संसद की किसी भी सदन में, ना कि राज्य विधानमंडल में, इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनः स्थापित करके ही किया जा सकता है। तो जो संविधान संशोधन है उसका आरंभ हम केवल संसद में कर सकते हैं, मतलब संसद में ही लाया जा सकता है। ठीक है। राज्य विधानमंडल में नहीं। विधेयक को या तो किसी मंत्री या किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनर्स्थापित किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यक नहीं होती है। ठीक है। इसलिए कथन एक सही नहीं है। तो पहले ने हमें बोला था कि क्या अगर संविधान संशोधन विधेयक लाना है इन इजी वर्ड, तो राष्ट्रपति से पहले पूछना पड़ता है, अनुमति लेनी पड़ती है। तो नहीं, वो ज़रूरी नहीं है अनुमति लेना। ठीक है। और कोई मंत्री या गैर सरकारी सदस्य होते हैं वो भी इसको ला सकते हैं। तो हमारा कथन एक सही नहीं था। ठीक। ऐसे विधेयक को प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से, अर्थात सदन की कुल संख्या का बहुमत, अर्थात सदन के 50% से अधिक सदस्य पक्ष में हो और सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करना अनिवार्य है। तो सेकंड कथन में हमें कहा था कि साधारण बहुमत से, तो ये गलत है क्योंकि साधारण बहुमत नहीं, विशेष बहुमत। तो इन इजी वर्ड की बहुत सारे लोगों की सहमति होनी चाहिए, है ना, विशेष बहुमत होना चाहिए। यानी कि सदन की जो कुल संख्या का है, अर्थात सदन के 50% से अधिक सदस्य इसके पक्ष में हो या फिर उपस्थित या मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कराना इसको ज़रूरी है। आगे देखते हैं क्या है इसके बारे में। ठीक है। विधेयक को प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है। ये जो है ना संविधान संशोधन, ये वाला मैं पढ़ा भी चुकी हूँ अपने पॉलिटी की प्लेलिस्ट में, जाके आप देख सकते हैं अच्छे से, ये आपको समझ में आ जाएगा विशेष बहुमत साधारण बहुमत क्या होता है। तो विधेयक को क्या है प्रत्येक सदन में अलग अलग इसको पारित कराना ज़रूरी होता है। दोनों सदनों में असहमति होने पर विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ठीक है। जॉइंट जो संयुक्त बैठक होती है उसका प्रावधान नहीं है अगर मान लीजिए कोई असहमति है तो। यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के प्रावधानों में संशोधन के लिए है तो उसे कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से, अर्थात सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। अगर देखिए कोई ऐसा बात है जो राज्य से भी रिलेटेड है तो उसे कम से कम आधे राज्यों से, मतलब साधारण बहुमत से पास होना जरूरी है। सदन के दोनों सदस्यों द्वारा विधिवत पारित किए जाने और जहां आवश्यक हो राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुमोदन किए जाने के बाद विधेयक राष्ट्रपति के पास उसकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। तो ठीक है, जब दोनों सदन पास कर लेते हैं, अगर राज्य की भी चाहिए है सहमति, तो उनके बाद भी, मतलब वहाँ से भी पास होना है राज्य विधानमंडलों से, तो जब वो हो जाता है तो उसे फिर राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति देना होगा, ना तो विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है और ना इसे संसद में पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। तो अब देखिए राष्ट्रपति को जो संविधान संशोधन बिल आएगा उसमें उसको, मतलब स्वीकृति देनी ही होगी, ज़रूरी है। ना तो वो रोक सकता है और ना ही पुनर्विचार के लिए वापस दोबारा भेज सकता है। तो हमारा डी आंसर था। तो 51 का हमारा डी आंसर था। अब 52 क्वेश्चन देखेंगे। संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो प्रस्तावना के बारे में पहला कथन, प्रस्तावना में कहा गया है कि संविधान भारत की संविधान सभा से अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। ठीक। दूसरे कथन में क्या है, भारतीय संविधान प्रस्तावना से आरंभ होने वाला विश्व का पहला संविधान था। थर्ड कथन है, प्रस्तावना संविधान का भाग है या संविधान की व्याख्या में स्पष्टता प्रदान करती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक और दो, केवल तीन, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन।
तो जो क्वेश्चन 52 है उसका बी था, केवल 3 ही जो कथन था हमारा सही था। तो देखिए पहले कथन में कहा था कि जो हमारी प्रस्तावना है क्या वो भारत के संविधान सभा से अपना अधिकार मतलब प्राधिकार प्राप्त करता है? नहीं, भारत के लोगों से। अगर आप प्रस्तावना याद करेंगे तो उसमें स्टार्ट ही होता है हम भारत के लोग। तो संविधान भारत के लोगों से ना कि संविधान सभा से अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। इसका उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। फर्स्ट कथन गलत था। सेकंड में इनने बोला था क्या प्रस्तावना से शुरू होने वाला पहला संविधान है? तो वो भी सही नहीं है। अमेरिकी संविधान प्रस्तावना से आरंभ होने वाला विश्व का पहला संविधान था। भारत सहित कई देशों ने इस प्रथा का अनुसरण किया। तो सबसे पहला कौन था? अमेरिका, जिसने अपना मतलब संविधान जो था वो प्रस्तावना से शुरू किया था। थर्ड कथन सही था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और संविधान की व्याख्या में स्पष्टता प्रदान करती है। तो केशवानंद भारतीवाद में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। तो केशवानंद भारतीवाद अभी तक बहुत बार ही आ गया है जब से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। उसमें क्या है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है और यदि संविधान में कहीं स्पष्टता की कमी है तो न्यायपालिका प्रासंगिक प्रावधानों की अपनी व्याख्या के लिए प्रस्तावना का सहारा ले सकता है। अगर मान लीजिए कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, कुछ स्पष्टता नहीं है, तो प्रस्तावना का जो है हम सहारा ले सकते हैं। तो 52 का जो था हमारा, तो इसका हमारा बी था, केवल 3 सही था। 53 देखते हैं। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के आर्टिकल 359 के तहत प्रदान की गई शक्ति का प्रयोग करता है तो ए, राष्ट्रपति किसी भी राज्य के लिए अध्यादेश की उद्घोषणा कर सकता है। बी, उच्च न्यायालयों की शक्तियों को उच्चतम न्यायालय द्वारा अवशोषित किया जाता है। सी, राष्ट्रपति को कुछ मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। डी, वह राष्ट्रीय आपातकाल का विस्तार देश के केवल कुछ भागों में कर सकता है, पूरे देश में नहीं। तो क्वेश्चन जो 53 है उसका हमारा सी सही था, सिर्फ कथन। तो हम देखते हैं जो हमारा आर्टिकल 359 है, उस राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए किसी भी न्यायालय में आवेदन करने के अधिकार को निलंबित करने की शक्ति देता है। सबसे पहली बात, आर्टिकल 359 में क्या है, अगर मान लीजिए राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी लगी है तो वो राष्ट्रपति को जो मूल अधिकारों के प्रवर्तन, अगर आपके कोई मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। तो उस अधिकार को क्या है, निलंबित करने की शक्ति देता है। ठीक है, न्यायालय में आवेदन करने के अधिकार को निलंबित करने की शक्ति देता है। इसका अर्थ है कि आर्टिकल 359 के तहत मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जाता है बल्कि उनके प्रवर्तन को निलंबित किया जाता है। सबसे बड़ी बात, ठीक है, आर्टिकल जो 359 है उसके तहत क्या, आपके जो मूल अधिकार है उनको नहीं हटाया जा रहा बल्कि उनके प्रवर्तन को निलंबित किया जा रहा है ना, मतलब उनको लागू करने को निलंबित किया जा रहा है। सैद्धांतिक रूप से उक्त अधिकार यथावत बने रहते हैं परंतु उनके प्रवर्तित कराने के उपचार का अधिकार निलंबित हो जाता है। ठीक है, देखिए आपके मतलब मूल राइट्स तो हैं लेकिन क्या है कि आप उनके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, तो वो आपका कोर्ट जाने का अधिकार निलंबित है। ठीक है, साथ ही प्रवर्तन का ऐसा निलंबन केवल उन्हीं मूल अधिकारों के लिए किया जाता है जो राष्ट्रपति के आदेश में निर्दिष्ट किए गए हों, और ये ऐसा निलंबन से केवल उन राइट्स में दिया, उन मूल अधिकारों में दिया जाता है जो राष्ट्रपति ने जिनके लिए आदेश दिया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त ऐसा निलंबन आपात के प्रभावी रहने के दौरान की अवधि के लिए या किसी लघु अवधि के लिए जो आदेश में निर्दिष्ट की गई हो सकता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, मतलब थोड़े समय के लिए भी हो सकता है ऐसा निलंबन। ऐसा निलंबन आपात के प्रभावी रहने के दौरान की अवधि के लिए, ठीक है, जितने टाइम इमरजेंसी है उस टाइम के लिए या किसी शॉर्ट टाइम के लिए भी रह सकता है जैसा उन्होंने आदेश दिया। तथा निलंबन आदेश का विस्तार पूरे देश में उसके किसी भाग में हो सकता है, या तो पूरे देश में ऐसा हो सकता है कि भाई मूल अधिकार का के प्रवर्तन का निलंबन है, या फिर किसी एक भाग में। इसे अनुमोदन के लिए संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या है, प्रवर्तन के लिए, ठीक है, इसे अनुमोदन के लिए, मतलब ये निलंबन के अनुमोदन के लिए संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना चाहिए। तो इसके लिए कथन केवल सी सही है। तो देखिए सी में हमें कहा गया था कि अगर आर्टिकल 359 का राष्ट्रपति यूज़ करता है तो राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, तो हमारा कथन 3 सही था। यस, ठीक है। अब आर्टिकल 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आर्टिकल 359 के दायरे को दो प्रकार से सीमित किया गया है। प्रथम, राष्ट्रपति आर्टिकल 20 और 21 द्वारा प्रत्याभूत मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु न्यायालय में आवेदन करने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता है। द्वितीय, केवल आपातकाल में संबंधित विधियों और ऐसी किसी विधि के तहत की गई कोई कार्यकारी कार्रवाई ही चुनौती दिए जाने से संरक्षित है। अन्य विधियां उसके तहत की गई कोई कार्रवाई चुनौती दिए जाने से संरक्षित नहीं है।
अब देखिए 44वां संशोधन अधिनियम आया था 1978 में, उसमें जो आर्टिकल 359 था उसको सीमित किया गया। आर्टिकल 20 और 21 जो है मतलब हमारा जीवन का अधिकार, उसको मतलब वो तो आपके लागू ही रहेंगे, मतलब उनके प्रवर्तन का जो अधिकार है वो नहीं करा जा सकता बंद, ठीक है। और सेकंड क्या है, केवल ऐसी विधि के तहत ही कार्रवाई को चुनौती केवल आपातकाल में से संबंधित विधियां, मतलब अगर जो इमरजेंसी से रिलेटेड विधियां या ऐसी किसी विधि के तहत की गई कोई कार्रवाई, कोई कार्यकारी कार्रवाई ही चुनौती दी जाने से संरक्षित है। मतलब जो इमरजेंसी रिलेटेड हो उन्हें ही आप चुनौती दे सकते हैं। जो अन्य विधियां हैं, ठीक है, या उनके तहत की गई कोई कार्यकारी कार्रवाई चुनौती दी जाने से संरक्षित नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल चाहे युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित किया हो, चाहे सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित किया हो, आर्टिकल 359 का प्रयोग इन दोनों ही मामलों में किया जा सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 359 का यूज़ चाहे युद्ध हो या बाह्य आक्रमण हो, दोनों के उस पर कर सकते हैं यूज़। आर्टिकल 359 का विस्तार संपूर्ण देश या उसके किसी भाग में हो सकता है ना, ये हम पहले ही देख चुके थे। तो हमारा 53 का था सी आंसर। 54 देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा जेनो ट्रांसप्लांटेशन क्या है? ए, किसी पादप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की तकनीक। बी, विभिन्न प्रजातियों के बीच अंगों का प्रत्यारोपण। सी, रानी विहीन कॉलोनियों में मधुमक्खियों को आकर्षित करने की तकनीक। डी, जीवों के विशिष्ट समुदाय के बीच माइक्रोबायोटा में परिवर्तन। तो 54 का आंसर हमारा बी था, मतलब जो जेनो ट्रांसप्लांटेशन है वो है विभिन्न प्रजातियों के बीच अंगों का प्रत्यारोपण। तो हम देखते हैं, हाल ही में डॉक्टरों ने एक मरीज का जीवन बचाने के अंतिम प्रयास के रूप में उसके शरीर में एक सुअर का हृदय प्रत्यारोपित किया, ठीक, एक इंसान के शरीर में सुअर का हार्ट लगाया। यह जीवन रक्षक प्रत्यारोपण हेतु पशु अंगों का उपयोग करने के लिए दशकों से जारी अनुसंधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जेनो ट्रांसप्लांटेशन विभिन्न प्रजातियों के बीच कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों के प्रत्यारोपण, अंतररोपण या निषेचन से संबंधित एक शब्द है, ठीक है। तो जैसे कि क्या है, मतलब किसी की कोशिका या अंग दूसरे में लगा देना, ठीक है, उससे रिलेटेड है जेनो ट्रांसप्लांटेशन, सिंपल। अमेरिकी फूड एवं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा परिभाषित करते हुए कहा गया कि ऐसी कोई भी प्रक्रिया जेनो प्लांटेशन है जिसमें किसी मानव प्राप्तकर्ता में ऐसी जीवित कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों का प्रत्यारोपण, अंतरोपण तथा निषेचन किया गया है जिन्हें किसी गैर मानव पशु स्रोत से प्राप्त किया गया है, ठीक। और बी, मानव शरीर के ऐसे तरल पदार्थ, कोशिका, ऊतकों, अंगों का प्रत्यारोपण, अंतरोपण या निषेचन किया जाता है जो गैर मानव पशु की जीवित कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों के साथ बाह्य जीवे एक्स वीवो संपर्क में रहे हैं। मतलब एनिमल्स के अंग या कोशिका या कुछ भी ऊतक वगैरह इंसान में लगा देना। नैदानिक प्रत्यारोपण हेतु मानव कोशिका, ऊतकों, अंगों की मांग आपूर्ति से अधिक बनी हुई है, ठीक। अब देखिए मतलब अगर किसी को ऑर्गन चाहिए, कुछ चाहिए, तो मतलब उसकी मांग ज़्यादा है और आपूर्ति कम है। एक मनुष्य में प्रत्यारोपण के लिए किसी अन्य मनुष्य की कोशिकाएं, ऊतकों, अंगों की सीमित उपलब्धता, इसके साथ ही हालिया वैज्ञानिक और जैव प्रौद्योगिकी विकास ने मानव प्राप्तकर्ताओं में जेनो ट्रांसप्लांटेशन उत्पादों का उपयोग करने वाले अनुसंधानात्मक चिकित्सीय दृष्टिकोण के नए सिरे से विकास को प्रेरित किया है। तो 54 का हमारा बी था आंसर, ठीक। अब 55 देखते हैं। भारत में मार्शल लॉ के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारतीय संविधान के आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ को परिभाषित किया गया है। बी, मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल दोनों को देश के किसी भी हिस्से में लागू किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो जो क्वेश्चन हमारा 55 है उसका आंसर हमारा बी है, ठीक है। जो मतलब केवल दो कथन सही था, पहला सही था। पहले में है भारतीय संविधान में आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ को परिभाषित किया गया है। नहीं, मार्शल लॉ को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, तो कहीं डिफाइन नहीं किया गया है कि मार्शल लॉ क्या है। ये अंतर्निहित है इसमें। इसके अतिरिक्त संविधान में कोई विशिष्ट या स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो कार्यपालिका को मार्शल लॉ घोषित करने हेतु अधिकृत करता हो। हालांकि आर्टिकल 34 किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने के से मूल अधिकारों पर प्रतिबंधों का प्रावधान करता है। आर्टिकल 34 में दिया है कि अगर कहीं पर मार्शल लॉ लगता है तो मूल अधिकारों का के प्रतिबंध का उसमें प्रावधान है। कथन दो सही था कि कथन दो में कहा था मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल दोनों को देश के किसी भी हिस्से में लागू किया जा सकता है। तो यस, मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल दोनों को किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। हालांकि राष्ट्रीय आपातकाल का दायरा कहीं अधिक व्यापक है, इसे संपूर्ण देश में भी लागू किया जा सकता है।
ठीक। तो क्वेश्चन 55 का हमारा आंसर बी था। 56 देखते हैं। भारत में पदोन्नति में आरक्षण लागू करने के दौरान अनुसूचित जातियों एससीज और अनुसूचित जनजातियों एसटीज से संबंधित लोगों के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, लोक नियोजन में लोगों के किसी वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को दर्शाने वाले मात्रात्मक आंकड़े एकत्र करने के लिए राज्य बाध्य है। 2, पदोन्नति संबंधी पदों में आरक्षित श्रेणियों के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के आकलन का उत्तरदायित्व केंद्र सरकार पर है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो हमारा जो क्वेश्चन 56 था उसका हमारा आंसर ए है, यानी कि केवल कथन एक सही था। तो हम देखते हैं, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने पदोन्नति में आरक्षण को लागू करने के दौरान एससी, अनुसूचित जातियों, शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजातियों, शेड्यूल ट्राइब से संबंधित लोगों के प्रतिनिधित्व का निर्धारण करने के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा मात्रात्मक आंकड़ों को एकत्र करने की आवश्यकता को समाप्त करने हेतु केंद्र सरकार की याचिका को अस्वीकार कर दिया है। तो यहाँ पे क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट ने, अगर मान लीजिए पदोन्नति मतलब पदोन्नति में आरक्षण होता है, ठीक है, तो उसमें क्या है, जो SC STs हैं, ठीक है, तो उन लोगों के प्रतिनिधित्व का निर्धारण करने के लिए क्या है, केंद्र और राज्य सरकार को मात्रात्मक आंकड़े देने पड़ते हैं। तो उसको करने की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार की जो याचिका थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। M नागराज वाद 2006 और जर्नैल सिंह वाद 2018 में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार राज्य मात्रात्मक आंकड़ों को एकत्र करने के लिए बाध्य है। तो ये जो वाद थे इसमें कहा था कि हाँ आपको आंकड़े देने पड़ेंगे, ठीक है, इसलिए कथन एक सही था, उसमें यही बात कही गई थी। वर्ष 2006 में M नागराजन वाद में एक संविधान पीठ ने निर्णय ने राज्य को समग्र प्रशासनिक दक्षता बनाए रखने के अतिरिक्त लोक नियोजन में लोगों के किसी वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को दर्शाने वाले मात्रात्मक आंकड़ों को एकत्र करने के लिए बाध्य किया। ठीक। 2018 में जर्नैल सिंह वाद ने अपने निर्णय में एक अन्य संविधान पीठ द्वारा मात्रात्मक आंकड़ों के पहलू का समर्थन किया गया। इस निर्णय द्वारा पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने से पूर्व क्रीमी लेयर के अवर्जन को भी अनिवार्य कर दिया। ठीक है, संपूर्ण सेवा हेतु प्रत्येक श्रेणी के पदों के लिए आंकड़ों का संग्रह किया जाना अनिवार्य है। अब सेकंड जो कथन था, ठीक है, कि क्या आंकड़ों के मतलब जो है इसमें था सेकंड में पदोन्नति संबंधी पदोन्नति संबंधी पदों में आरक्षित श्रेणियों के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के आकलन का उत्तरदायित्व जो है वो केंद्र सरकार पर है। तो इस निर्णय में यह भी कहा गया कि पदोन्नति संबंधी पदों में आरक्षित वर्गों के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के आकलन का उत्तरदायित्व राज्यों पर होना चाहिए। ठीक, तो उनका रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं, इसके आकलन का उत्तरदायित्व राज्यों पर होना चाहिए। ठीक है, और हमें ऑप्शन में था केंद्र पर, तो इसलिए सेकंड सही नहीं था। तो इसलिए हमारे क्वेश्चन 56 का आंसर हमारा केवल ए था। ठीक, केवल एक। अब देखते हैं 57। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में निम्नलिखित में से कौन सा से प्रावधान भारत से पहली बार प्रस्तुत किया या किए? 1, भारतीय प्रशासन में अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 2, वायसराय की परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों का नाम निर्देशन। 3, भारत के राज सचिव का नया पद। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक और दो, केवल 2 और 3, या 1, 2, 3। तो देखिए, जो हमारा 56 था उसका आंसर हमारा बी था, यानी केवल 1 और 2 कथन सही था, तीसरा नहीं था। तो हम देखते हैं, देखिए जो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 थी उसने वायसराय को आपातकाल के दौरान विधान परिषद की संस्तुति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि 6 माह थी। तो ठीक है, इसने कथन एक में था कि भारतीय संविधान में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी, तो ये सही है। ठीक है, वायसराय को अगर आपातकाल है तो विधान परिषद की संस्तुति के बिना, मतलब उनसे पूछे बिना अध्यादेश जारी करने की का अधिकार दिया गया। सेकंड भी कथन सही था कि वायसराय की परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों का नाम निर्देशन किया गया। यस, इस अधिनियम में भारतीयों को विधि निर्माण की प्रक्रिया में शामिल करके प्रतिनिधि संस्थानों की शुरुआत की। इस प्रकार इसमें प्रावधान किया गया कि वायसराय कुछ भारतीयों को अपनी विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट कर सकता था। ठीक है, 1862 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपने विधान परिषद में 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को नाम निर्दिष्ट किया। कथन तीसरा नहीं था कि भारत के राज सचिव का नया पद इसमें लाया गया, नहीं। भारत के राज सचिव के पद को 1858 के अधिनियम भारत के सुशासन हेतु अधिनियम के प्रावधानों के तहत सृजित किया गया। तो राज सचिव का पद जो है वो 1858 में आया, ना कि 1861
के भारत परिषद अधिनियम में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी सही था। तो 57 का हमारा बी था, एक और दो। 58 देखते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 के तहत भारतीय संघ की अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा या से शामिल है? एक राज्य, दूसरा राज्य संघ राज्य, तीसरा ऐसे राज्य जो भविष्य में भारत द्वारा अर्जित किए जाएं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, एक, दो, तीन। तो 58 का हमारा ए आंसर था, केवल एक। ठीक, तो यानी कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 के तहत भारतीय संघ की अभिव्यक्ति में राज्य शामिल है। तो ए सही था। इसलिए भारतीय संघ की तुलना में भारत का राज्य क्षेत्र एक व्यापक अभिव्यक्ति है। ठीक है, भारतीय संघ छोटा है और भारत का राज्य क्षेत्र एक व्यापक अभिव्यक्ति है, क्योंकि भारतीय संघ में केवल राज्य शामिल है। ठीक, संघ में केवल राज्य शामिल है, जबकि भारत के राज्य क्षेत्र में न केवल राज्य बल्कि संघ राज्य क्षेत्र मतलब राज्य, यूटीज और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र भी शामिल है जिसे भारत सरकार द्वारा भविष्य में अर्जित किया जा सकता है। इसलिए 58 का हमारा ए आंसर था। अब 59 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली को परिभाषित करने वाली विशेषताएं हैं? एक, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का सुस्पष्ट पृथक्करण। दो, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। तीसरा, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक और दो, केवल एक, तीन, केवल दो या केवल दो, तीन। तो जो 59 था उसका केवल सी सही है। ठीक, केवल दो कथन जो था वो सही था। जो भारत की संसदीय प्रणाली में शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण नहीं होता है, मतलब हमारी जो संसदीय प्रणाली है उसमें शक्तियों का उनका स्पष्ट पृथक्करण नहीं होता, मतलब स्पष्ट तरीके से अलग अलग नहीं दिखाई हैं शक्तियाँ। यहाँ कार्यपालिका विधायिका का एक भाग होती है। कथन दो सही है। भारत की संसदीय प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण परिभाषित विशेषता है जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो हमारी जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके विपरीत सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। तो केवल सेकंड जो विशेषता थी वो सही थी। थर्ड था, सरकार की संसदीय प्रणाली राज्य के शासन तंत्र को परिभाषित करती है। शक्तियों के विभाजन का सरकार की संसदीय प्रणाली से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि शक्तियों का विभाजन स्वयं शासन तंत्र को परिभाषित करने के तरीकों के बजाय राष्ट्रों के विकेंद्रीकरण और स्वायत्तता से अधिक संबंधित है। तो कथन 3 में था कि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन क्या संसदीय प्रणाली की विशेषता है? ठीक, तो वो नहीं है, वो अपनी मतलब अलग चीज़ है। ठीक है, वो राज्यों के विकेंद्रीकरण और स्वायत्तता से संबंधित है। 59 का इसलिए हमारा केवल सी सही था। अब हम 60 देखते हैं क्वेश्चन। संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सही है? ये एक विधिक अधिकार है। दूसरा, इसे संसद की एक साधारण विधि द्वारा सीमित किया जा सकता है। तीसरा, उल्लंघन के मामलों में पीड़ित व्यक्ति से प्रवर्तित कराने के लिए सीधे उच्च न्यायालय जा सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक और दो, केवल तीन, केवल एक या एक, दो, तीन। तो जो 60 है उसका आंसर हमारा ए सही था, यानी एक और दो ही सही था। तो देखिए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम जो था हमारा 1978 द्वारा भाग 3 के आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 और एफ जो आर्टिकल 31 का निरसन करके मूल अधिकार से संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो जो है कि जो मतलब मूल अधिकार से हटा दिया गया था। ठीक है, संविधान जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, इसके बजाय इस अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार शीर्षक के तहत भाग 12 में एक नया आर्टिकल 300A शामिल किया गया। इसके द्वारा ये उपबंध किया गया कि किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसको मतलब हमारा एक विधिक अधिकार बना दिया मूल अधिकार से हटा के। तो ये एक विधिक अधिकार है, कथन एक में था वो सही है। इस प्रकार संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, ये संविधान के आधारभूत ढांचे का भाग नहीं है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। विधिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार मूल अधिकारों से पृथक्करण के निम्नलिखित निहितार्थ हैं। इसे बिना संविधान संशोधन के संसद की एक साधारण विधि के द्वारा विनियमित अर्थात सीमित, संक्षिप्त और संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, अब अगर ये मूल अधिकार नहीं है तो संविधान संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है, एक साधारण विधि के द्वारा इसको सीमित किया जा सकता है। तो यही था कथन दो हमारा, वो सही था कि इसे संसद की एक साधारण विधि द्वारा सीमित किया जा सकता है। ये निजी संपत्ति को कार्यपालिका कार्रवाई से संरक्षण प्रदान करता है, किंतु विधायिक कार्रवाई से संरक्षण प्रदान नहीं करता। ठीक है, तो ये है कि जो निजी संपत्ति है उसको जो है कार्यपालिका कार्रवाई से तो हमें संरक्षण देता है, किंतु विधायी कार्रवाई से संरक्षण नहीं देता। उल्लंघन के मामले में पीड़ित व्यक्ति आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार इसमें रिट शामिल है के तहत इसके प्रवर्धन के लिए सीधे उच्च न्यायालय नहीं जा सकता। ये आर्टिकल
226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकता है। तो देखिए हम डायरेक्ट, ये कोई हमारा मूल अधिकार तो है नहीं जो हम आर्टिकल 32 के तहत जाएंगे सीधे सुप्रीम कोर्ट। तो क्या है, जो हमारा कथन 2-3 था कि उल्लंघन के मामले पीड़ित व्यक्ति से प्रवर्तित कराने के लिए सीधे उच्च न्यायालय जा सकता है, तो वो गलत है। राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिकार या अनुरोध के मामले में क्षतिपूर्ति हेतु किसी प्रकार की गारंटी का अधिकार नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ये खत्म हो गया। 60 का हमारा आंसर इसलिए ए था, 1 और 2। ठीक, आगे के 10 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।